नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सोनू कुमार और आप अभी जुड़े हैं जॉइन स्टडी सर्किल में। और आज हम लोग जो है रहमान सर के द्वारा लिखी गई किताब दरोगा मुख्य परीक्षा की किताब जो कि विद्यासागर पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई थी, उसका पेपर 2 का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का अभ्यास करेंगे। उसका टेस्ट लगाएंगे। मैं उसमें जो है प्रश्नों को पढ़ूंगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है उसमें। आप जो है उसे अपने मन में चिंतन में जो है उसका जवाब दीजिएगा और फिर तुरंत बाद में जो है उसका आंसर जो है मैं बताऊंगा। मैं उस आंसर को एक डिस्क्रिप्टिव कलेक्शन है, मैं उसको 1 बाय 1 आपको पढ़ के बताऊंगा और आप उसे जो है सीखते जाइएगा, अभ्यास करते जाइएगा, मेमोराइज करते जाइएगा। और इस तरीके से हम लोग 1 से 100 तक प्रश्नों का प्रश्नों को देखेंगे और उसे आप जो है अपने मन में चिंतन में जवाब दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है जॉइन स्टडी सर्कल और ये बहुत बड़ा स्टडी का सर्कल जो है बनने जा रहा है। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के योगदान से इसमें सारे प्रकार के जो है एजुकेशनल जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी वैकेंसी डिफेक्ट अपडेट्स हैं, जनरल कंपटीशन अपडेट्स हैं, सारे अपडेट्स इस पे आते रहेंगे। और इस पे एक बहुत बड़ी टीम जो है काम कर रही है और उसकी योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाली है। सबकी दिशा निर्देश में जो है सब कुछ सारी प्रक्रियाएं बनाई जा चुकी हैं। तो 1 बाय 1 जो है आप सभी का प्यार चाहिए। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चैनल का पेज है, आप इसे जो है चैनल पे देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ ये लोगो है। और मैं जैसा कि कहा कि पेपर 2 का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। अगर भूल हो गई है 6 बोलने में तो वो गलत है। इस 6 से पहले था, इस 7 नंबर है और ये रहमान सर की किताब का है सेट नंबर 7। ठीक है, तो आइए हम 1 बाय 1 हम लोग प्रश्नों को करते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में मोशन पिक्चर संगीत या हास्य वर्गों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे दिया गया है? तो आप इसका जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन दिया हुआ है मून लाइट, दूसरा है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, 1917 जोकर। आंसर बताइए। चलिए, 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 77th गोल्डन अवार्ड्स 2020 वितरण समारोह का आयोजन बेवेरली हिल्टन, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में किया गया। सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा 1917, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म। सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म संगीत या हास्य वर्ग 1 अपॉन टाइम इन हॉलीवुड। मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता एवं अभिनेत्री इस प्रकार हैं। अभिनेता है जैक्विन फोनिक्स फिल्म जोकर के लिए। दूसरे अभिनेत्री हैं रीनी जेल्विगर फिल्म जूडी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन फिल्म सैम मेंडेस फिल्म 1917 के लिए। हमारा दूसरा प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया? प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, प्रोफेसर केसी सिंह, प्रोफेसर दिनेश्वर सिंह चौहान, राकेश कुमार वत्स। आंसर दिया हुआ है केंद्र सरकार ने नई दिल्ली स्थित एम्स के कान नाक गला विभाग के प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC नेशनल मेडिकल कमीशंस का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
उनकी नियुक्ति 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होने तक के लिए की गई। एनएमसी नया चिकित्सा शिक्षा नियामक है जो भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई का जगह लेगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी? पैगी विंटन, जेसिका मीर, एंड्रयू मॉर्गन, क्रिस्टीना कोच। आंसर बताइए। चलिए, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS में सबसे ज़्यादा 289 दिन बिताने वाली विश्व की पहली महिला बनी। उन्होंने वर्ष 2016-17 में महिला अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन के 288 दिन ISS में बिताने का रिकॉर्ड को तोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आंसर बताइए। आंसर है गोलनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह की अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 4 कथन में कौन सा सही नहीं है? फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, क्या यह बात सही नहीं है? नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, क्या यह बात सही नहीं है? निकारागुआ मध्य अमेरिका में स्थित है, क्या यह बात सही नहीं है? और चौथा, यमन एशिया में है, क्या यह बात सही नहीं है? आप बताइए। चलिए, सही आंसर है कि गलत कथन कौन है? फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तट से लगभग 483 किलोमीटर दूर अवस्थित है। तो कहाँ है? अटलांटिक समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में। तो हिंद महासागर का नाम यहाँ दिया हुआ है, तो ये जो है गलत हुआ, दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें और जुड़े हुए तथ्य हैं, इसको भी जान लें। पहला तथ्य और दिया हुआ है जुड़ा हुआ, नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में स्थित है, तो ये वही सेम बातें हैं। यमन एशिया में स्थित है, ग्रीनलैंड क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। क्षेत्र की दृष्टि से ग्रीनलैंड जो है विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर, धातुओं का पराशुद्धीकरण इसके द्वारा किया जाता है? लिंचिंग, जोन मिल्टिंग, स्लैजिंग, स्मेल्टिंग,
सही आंसर क्या है? धातुओं का पराशुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है। यानी कि धातुओं का पराशुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? लिंचिंग के बाद लिंचिंग के माध्यम से, जोन मेल्टिंग के माध्यम से, स्लैजिंग के माध्यम से, स्मेल्टिंग के माध्यम से। आंसर बताइए। चलिए, आंसर है धातुओं का पराशुद्धिकरण जोन मेल्टिंग के द्वारा किया जाता है, यानी कि 2। ठीक है। इस शोधन तकनीक में किसी पिंड के संकीर्ण क्षेत्र को पिघलाकर इसकी अशुद्धि दूर की जाती है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः अर्धचालकों के उद्योगों में जर्मेनियम और सिलिकॉन के शोधन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में शुद्धता स्तर 99.99% से अधिक तक होता है। ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम का व्यापक प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 7 है। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? 1570, 1578, 1581, 1582। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मानित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित पर विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया। राजा भगवान दास और राजा मानसिंह ने इसका सदस्य बनने से इनकार किया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। संविधान सभा में रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी। सही आंसर बताइए। तो संविधान सभा के रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति के सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9 है। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? एक को छोड़ के बाकी सब जो है बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन है प्लेग, हैजा, निमोनिया, जुकाम। ठीक है। तो जुकाम जो है वायरस से होता है, तो यह बैक्टीरिया से नहीं होता है। यानी कि प्लेग बैक्टीरिया से होता है, हैजा बैक्टीरिया से होता है, निमोनिया जो है बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग टेटनस, हैजा, निमोनिया, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, कॉली, खांसी आदि है। ठीक है। वायरस द्वारा होने वाले रोग एड्स, चेचक, पोलियो, रेबीज, मेंजाइटिस, खसरा, डेंगू, ज्वर, गलसोत आदि है। दयानंद सरस्वती से जुड़े निम्नलिखित में गलत कथन बताएं। दयानंद सरस्वती 1875 में स्वदेश का प्रसार किया। आर्य समाज ने जाति व्यवस्था के अधिकार स्वीकार किया। दयानंद परिवार का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और चौथा ऑप्शन है हिंदी भारत का पहली बार राष्ट्रीय भाषा माना एवं प्रसार किया।
सही आंसर है दयानंद सरस्वती 1875 में स्वदेशी का प्रसार किया। यह कथन गलत है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि कथन गलत कथन बताएं, गलत कथन बताएं। दयानंद सरस्वती से जुड़े निम्नलिखित गलत कथन बताएं। दयानंद सरस्वती 1875 में स्वदेश का प्रसार किया, ये गलत कथन है। आर्य समाज ने जाति व्यवस्था के अधिकार स्वीकार कर किया। दयानंद परिवार का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हिंदी भारत का पहली बार राष्ट्रीय भाषा माना एवं प्रसार किया। दयानंद सरस्वती 1875 में स्वदेशी का प्रसार किया, यानी कि यह कथन जो है वो गलत है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की है। दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इस स्वराज को बाल गंगाधर तिलक ने आगे अपनाया। इन्होंने दर्शन शास्त्र के 4 स्तंभ बताया: संन्यास, ब्रह्मचर्य, पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत। ठीक है, दयानंद सरस्वती वैश्विक धर्म पर जोर देते हुए कहा, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद द्वारा रचित पुस्तकें ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास, प्रकाश आदि। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। सही आंसर है मुफ्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य अपने यहाँ पंचायतों का गठन करे। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 48 में के अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं किसी का आधुनिकीकरण एवं वैज्ञानिकी की बात कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। जब संख्या 3 सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सा नंबर होगा? तो ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, 1 4 6। इसे सॉल्व करिए। हिंट के लिए जो है ये होगा। चलिए, अगर संख्या कॉमन हो तो बच्चे संख्या एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अतः 3 का विपरीत 1 होगा। हमारा 13 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? E.P. ओडम ने, C. रॉनकियर ने, F.E. क्लेमेंट ने, अर्निस्ट नेस ने। आंसर है अर्निस्ट नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। हमारा 14 नंबर प्रश्न है मूत्र का असामान्य घटक है यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन, सोडियम। मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं होता है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण जैसे
Na+K+Cl- व SO4- इत्यादि। 2.6 यूरिया, 0.3 यूरिक एसिड तथा क्रिस्टिनिन होता है। ठीक है। अगला तथ्य है, इसका रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। मूत्र का रंग जो है पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है, ये याद रखिएगा। इसका pH मान 6 होता है। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहते हैं। मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। संग्राहक वाहिनियों वृक्क का भाग होती है। हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर, जो कि सूची मिलान करना है। ठीक है। तो एक तरफ है लेखक और दूसरी तरफ है ग्रंथ। ठीक है। तो लेखक के नाम हो गए सर्ववर्मा, शूद्रक, विज्ञानेश्वर, कल्हण। ठीक है। दूसरी तरफ हो गया मिताक्षरा, राजतरंगिणी, मृच्छकटिकम, कांत्र। ठीक है। तो इसका थोड़ा उल्टा पुल्टा उलझे हुए नाम है, लेकिन क्या करिएगा, प्रश्न है। तो इस तरह से इसका सुमेलित किया हुआ आंसर है। सर्ववर्मा हो गया कांत्रन, शूद्रक हो गया मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर हो गया मिताक्षरा, कल्हण हो गया राजतरंगिणी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न 16 नंबर है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मामले में के स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग, 1854 का वुड का डिस्पैच। ठीक है। आंसर है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारतीयों के शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि के विकास एवं पुनः उत्थान के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में 1854 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पैच पारित किया गया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया। 17 नंबर है सूची 1 सूची 2 को मिलान करने वाला। एक तरफ दिया हुआ है प्रजातियां, दूसरे तरफ दिया हुआ है स्थान। रेड पांडा, जेनकेरिया सेबस्टिनी, हम्बोसिया, डेक्रेन्स बेड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है। तो ये है प्रजातियां और स्थान दिया हुआ है राजस्थान, अगस्त्यमलाई शिखर, दक्षिण पश्चिम घाट, पूर्वी हिमाचल। तो बहुत टेढ़े नाम है, शायद ही आपको याद होंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। रेड पांडा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक संकुटापन प्रजाति है। जेनकेरिया सेबस्टिनी, यह एक अत्यंत संकटापन घास की प्रजाति है जो पश्चिमी घाट के अगस्त्यमलाई शिखर में पाई जाती है। हम्बोसिया डेक्रेन्स बेड दक्षिणी पश्चिमी घाट में पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत और
पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली गंभीर संकटग्रस्त पक्षी की एक प्रजाति है। और अगला प्रश्न है 18 नंबर, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं थर्मल सेल, सौर सेल, सल्फर सेल, मोलर सेल। आंसर बताइए। चलिए, सौर सेल या प्रकाश वोल्टीय सेल एक विद्युतीय उपकरण है जो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल में किया जाता है। प्रकाश वोल्टीय सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगला प्रश्न है 19 नंबर, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। पेप्सिन, माल्टेज, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, आंसर है रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसे 3 चरणों में बांटा गया है। इसके अंतिम चरण में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक घुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि का स्पष्ट विवरण हावेल ने दिया था। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन्स में बदल देता है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छान बाहर करना, कई हार्मोनों का स्रावास करना। सही। सॉरी भाइयों, मैंने चौथे ऑप्शन को ठीक से नहीं पढ़ पाया क्योंकि वो दिख नहीं रहा था। चौथा ऑप्शन है कई हार्मोनों का स्रवण करना। ठीक है, श्रवण करना, सोखना हो सकता है कि इसका अर्थ निकलेगा। चलिए, ये इसका आंसर है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। वृक्क मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना है। वृक्क को 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाहर भाग को कोर्टेक्स और आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। वृक्क के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। आंसर है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के
2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, यानी कि डी आंसर सही है। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। यह आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के सदस्य और विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्य का निर्वाचन के लिए दिशा निर्देश, संचालन एवं नियंत्रण का काम करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीनों ही निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए का होता है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की संख्या, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, उनकी शक्ति, वेतन, भत्ता इत्यादि का चर्चा की गई है। 22 नंबर प्रश्न जो है वो मैथ से है, तो आप इसे इंटरफेस पे देख लें। यह ऑप्शन रहा, चलिए इसे आप बनाएंगे। चलिए इसका हिंट की ज़रूरत पड़ी तो ये हिंट है इसका। ठीक है, और ये हुआ 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न, किसी वृत्त के अंदर एक नियमित षष्ठभुज बनाया गया है। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इसके उस भाग से क्या है जो षष्ठभुज द्वारा कवर नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया, मैथ्स का प्रश्न है। किसी वृत्त के अंदर एक नियमित षष्ठभुज बनाया गया है, ज्योमेट्री का प्रश्न है। चलिए इसका हिंट देख लीजिए, ये इसका हिंट है। ये वृत्त है, वृत्त के अंदर षष्ठभुज बनाया हुआ है, ये साइड है। माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², वृत्त की त्रिज्या बराबर षष्ठभुज की भुजा बराबर r, षष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर 6। ये सब जो है इसका हिंट है। आप जो है इसे हिंट्स देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो इसे लेकर के आप बना लें। और उसके बाद जो है हमारा 24 नंबर प्रश्न है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। अगर नीचे 4 बिंदु है तो ऊपर कितने बिंदु होंगे। ठीक है, तो ये पासे हैं, इसे आप देख के बना लें। इसका हिंट है इस प्रकार से। और ये रहा 25 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। शिवसमुद्रम प्रपात कावेरी, चूलिया प्रपात चंबल, जोंग प्रपात कृष्णा, धुआंधार प्रपात नर्मदा। ठीक है, 25 नंबर है और इसका आंसर है दिए गए प्रपात तथा उनसे संबंधित नदियां का सुमेलित इस प्रकार है। ठीक है, सुमेलन तो शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, चूलिया प्रपात चंबल, जोंग प्रपात शरावती, धुआंधार प्रपात नर्मदा। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1953 में, 1955 में, 1957 में, 1959 में। 26 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। दक्षिण राज्य केरल विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने कांग्रेस को हराया।
केरल के मुख्यमंत्री के रूप में EMS नंबूदिरीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ? 1948, 1947, 1950, 1949। आंसर बताइए इसका। सत्ताईस नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ? 1948, 1947, 1950, 1949। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए। 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। राज्यों का विलयीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। 28 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? मुंबई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था। अहमदाबाद की हड़ताल में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। 29 नंबर प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर। आंसर है, अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोंगलीपुत्र के द्वारा किया गया। इस बौद्ध सम्मेलन में मोंगलीपुत्र ने ही बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की तीसरी पुस्तक अभिधम्मपिटक की रचना की। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईस्वी पूर्व राजगीर में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन वैशाली में शिशुनाग वंश के शासन वालाशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कश्मीर के कुंडलवन में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमि, संभव। नाथमुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना गया है। पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, जबकि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। नेमि 21वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। संभव तृतीय तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। चंद्रप्रभु 8वें तीर्थकर थे।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वन्य प्राणी अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। और इसको जो है आप कथन के अनुसार इसका मिलाप देख लीजिए कि सही किसका किसके साथ है। सॉरी, इसका कथन केवल मिलाना है कि कौन सही है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर दीजिए। चलिए इसका हिंट देखिए। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1972 में शुरू किया गया। 1970 ईस्वी में हेगुल परियोजना शुरू किया गया। 1974 ईस्वी में मगरमच्छ परियोजना शुरू किया गया। 1987 ईस्वी में गैंडा परियोजना शुरू किया गया। 1996 में लाल पांडा परियोजना शुरू किया गया। 2006 ईस्वी में गिद्ध संरक्षण परियोजना शुरू किया गया। 32 विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में, शिवालिक में, ट्रांस हिमालय में, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। नैनीताल, मसूरी एवं रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल भी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। महान हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब में नामचाबड़वा पर्वत तक फैला हुआ है। शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच कई घाटी पाई जाती हैं, जिसे पूरब में द्वार हरिद्वार एवं पश्चिम में दून देहरादून के नाम से जाना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है सदन के 2/3 बहुमत से, संसद के बहुमत से, राष्ट्रपति के आदेश से, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। सही आंसर बताइए। अनुच्छेद 94 ग के अनुसार लोकसभा के तत्कालिक सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दे दी गई हो। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वे संसद सदस्य के रूप में एक बार शपथ ले चुके होते हैं। जब संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है, किंतु उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। 34 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? समग्र यूनिटों, व्यक्तिगत यूनिटों, आंशिक यूनिटों, सीमांत यूनिटों। आंसर बताइए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत यूनिटों से है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की शाखा है जो यह अध्ययन करता है
कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती है। रेगनर फ्रिस व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किया। बिंग गांधी पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? सुनील मिश्रा, त्रिपुद सुहुद, प्रीति सिन्हा, पारो आनंद। बिंग गांधी पुस्तक के लेखक पारो आनंद हैं। द डायरी ऑफ मन्नू गांधी पुस्तक के लेखक त्रिपुद सुहुद हैं। द रूल बेकर्स पुस्तक के लेखिका प्रीति सिन्हा हैं। हु स्टोल माई जॉब पुस्तक के लेखक सुनील मिश्रा हैं। ड्रीम्स फॉर माई फादर पुस्तक के लेखक बराक ओबामा हैं। सरस्वती सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक जीडी बख्शी हैं। माइंड विदाउट फियर पुस्तक के लेखक रजत गुप्ता हैं। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। हमारा अगला प्रश्न 36 नंबर है, रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसे मैं इंटरफेस पे रोक देता हूँ। आप इसे जो है देखने का प्रयास करिए। चलिए अब इसका आंसर आप बनाइए। हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे देता हूँ। ये इसके हिंट हुए 36 के। अब हमारा अगला प्रश्न ज्योमेट्री से है, मैथ से है। 37 नंबर है, तो उसको बनाइए। चलिए ये उसका हिंट है। ये आकृति है, इसे ध्यान दीजिए। स 38 नंबर प्रश्न भी मैथ का ही है। चलिए इसका हिंट देख लीजिए। इधर भी बचा हुआ है थोड़ा सा। 39 नंबर प्रश्न जो है रीजनिंग का है। चलिए 39 नंबर भी आपने देख लिया। अब इसका हिंट देख लीजिए। फोर्टी नंबर प्रश्न देख लीजिए। 40 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरसों का संचरण उस भोजन के मध्य से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो। 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पकाया गया हो। बर्ड फ्लू या चिड़ियों का इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित रोग है। यह विषाणु मुर्गी अन्य चिड़ियों पर आश्रय पाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस बर्ड फ्लू के नाम से प्रसिद्ध है। चालनी पट्टिका एक भाग है एधा कैम्बियम का। दारू जाइलम का, वल्कुट कॉर्टेक्स का, पोस्वा फ्लोएम का। 41 नंबर प्रश्न है,
फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला एक संवहक उत्तक है। फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में बना खाद्य पदार्थों का संवहन पौधों के भंडार एवं विशिष्ट प्रदेशों तक पहुंचाता है। फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना है। पहला चालनी कोशिकाएं, दूसरा सखी कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम रेशे, चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम संवहक उत्तक है, इसके द्वारा जल का संवहन होता है। हमारा अगला प्रश्न 42 नंबर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं था? अलवार शिव भक्त थे जबकि नयनार वैष्णव भक्त थे। अलवारों तथा नयनारों का संबंध तमिल प्रदेश से था। अलवार संतों द्वारा संकलित नलयराय दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। और डी है हमारा, डी नंबर है। अपार संवेदर और सुंदरार की कविताएं वरम नाम से संकलित की गई है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों तथा नयनारों के नेतृत्व में हुआ। अलवार विष्णु भक्त थे जबकि नयनार शिव भक्त थे, अतः कथन ए गलत है, अन्य सभी कथन सत्य हैं। 43 नंबर प्रश्न सूची मिलान करने वाला है। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिया हुआ है सबंदर, ज्ञानदेव, वल्लभाचार्य, अब्दुल्ला सत्तारी। सूची 2 में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ग्वालियर। इसका सही मिलाप करना है। तो सही मिलाप इस प्रकार से है, एक तरफ व्यक्ति का स्थान है, दूसरी तरफ जगह का नाम है। एक तरफ व्यक्ति का नाम, दूसरी तरफ जगह का नाम। सबंदर तमिलनाडु, ज्ञानदेव महाराष्ट्र, वल्लभाचार्य गुजरात, अब्दुल्ला सत्तारी ग्वालियर से। हमारा अगला प्रश्न 44 नंबर है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। बिहार से, अवध से, बंगाल से, राजस्थान से। सही आंसर है अवध से था। ठीक है, 1857 के संग्रह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। कानपुर के नेतृत्व नाना साहब धुंधुपंत ने संभाला। जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह ने संभाला। झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने संभाली। 45 नंबर प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है। आप इसे देखिए और बनाइए। चलिए इसका हिंट भी देख लीजिए अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो। अगला प्रश्न है 46 नंबर। निम्न में कौन सुमेलित क्रम में है? एनी बेसेंट, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, न्यू इंडिया, बीजी तिलक, सुधारक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली। ठीक है, तो नाम है और एक तरफ जो है उनके स्लोगन। तो इसका मिलाप करिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक मराठा तथा केसरी, गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक। अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था?
पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट कंपनी था, जिसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो कौन जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं? भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है। इसका संबंध पर्यावरण से नहीं है। ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में अवस्थित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। 49 नंबर, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्नलिखित कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूँ, बीन्स, मकई। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाता है। यह क्रिया कुछ जीवाणुओं एवं शैवालों द्वारा होता है। नास्टक एवं अनाबीना शैवाल है जो घास के खेतों में पाया जाता है। यह भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन में बदलना विनाइट्रीकरण कहलाता है। स्यूडोमोनास जीवाणु विनाइट्रीकरण में सहायक होता है। राइजोबियम जीवाणु दलहन पौधे के जड़ के गांठ में होता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं हमारा ये 50 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। 1, 2, ठीक है। तो ये जो है चारों मिलाप करने थे। सही आंसर जो है इस प्रकार है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, अतः कथन एक सही है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, अतः कथन 2 भी सही है। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की
नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है, अतः कथन 3 सही है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में, अतः कथन 4 गलत है। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है 51 नंबर। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। आंसर बताइए। चलिए, ये रहा इसका आंसर। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी को रेगूर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजम आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में रेगूर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण हुआ। इस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। इस मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा में लोहा एवं एल्यूमीनियम का यौगिक पाया जाता है, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मिलता है। 52 नंबर प्रश्न है, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? बेरिलियम, यूरेनियम, टीन, मोनोजाइट। भारत के समुद्री तट पर मोनोजाइट परमाणु खनिज पाया जाता है। मोनोजाइट नामक खनिज थोरियम का प्रमुख स्रोत है। भारत में आंध्र प्रदेश में यूरेनियम सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में मैंगनीज सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में चांदी सबसे अधिक राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, हमारा 53 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न 53 नंबर है, जो कि मैथ से है, तो आप इसे बनाइए। चलिए, अब इसका ये हिंट रहा। हमारा अगला प्रश्न है 54 नंबर। हार्मोनों के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ट्रिप्सिन, ऑक्सीटोसिन, कीरेटिन, केसिन। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोनों के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोनों संबंधित कार्य स्तनपान, प्रसव काल में गर्भाशय, ग्रीवा एवं योनि फैलाव, मातृत्व गुणों का विकास इत्यादि है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने में कार्य करता है। केसिन स्तनधारी प्राणियों के दूध में पाए जाने वाला फास्फोप्रोटीन है, जो कैल्शियम के रूप में रहता है। कीरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाया जाता है। टेबल शर्करा किसे कहा जाता है? फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, चौथा सुक्रोज। ठीक है, आंसर है टेबल शर्करा सुक्रोज को कहा जाता है। फ्रुक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकराइड शर्करा है, जो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। गैलेक्टोज एक
मोनोसैकराइड शर्करा है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से कम मीठा होता है। 56 नंबर प्रश्न है हमारा, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब वृद्धि की कीमतों में परिवर्तन के साथ कोई संबंध न हो। वृद्धि की दर और कीमत दोनों घट रही हो, वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से तेज हो, वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। आंसर है हमारा, स्टैगफ्लेशन की स्थिति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर तेज हो और साथ साथ वृद्धि की दर नीचे जा रही हो। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? औरक्त किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, अंतरिक्षी किरणें। 57 नंबर का आंसर है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा औरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, अर्थात आवृत्ति अधिक होने पर ऊर्जा भी अधिक होती है। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा एक्स किरणों तथा गामा की अपेक्षा कम होती है। औरक्त किरणें की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया। इसका तरंगदैर्ध्य लाल रंग के तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है। औरक्त किरण का प्रयोग कोहरा में फोटोग्राफी लेने में किया जाता है। औरक्त किरण का उपयोग युद्ध के समय सैनिकों को दूर दूर तक संदेश भेजने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न 58 नंबर है, ट्रिग्नोमेट्री का, मैथ का, तो आप इसे बनाइए और चलिए इसकी हिंट की ज़रूरत है तो ये इसका हिंट है। । 59 भी मैथ का ही, अलजेब्रा का है, या नंबर सिस्टम में भी डाल सकते हैं। ये उसका हिंट है। अब ये देखिए 60 नंबर प्रश्न जो है, सेब लाल है, तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसे के लिए छोटा करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा प्रश्न है, कथन निष्कर्ष वाला है ना। तो चलिए ये रहा और इसका हिंट भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। सही आंसर बताइए। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। पड्ढरपुर भीमा नदी के किनारे स्थित है। बरेली रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है 62। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 322, 324, 326। सही आंसर बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में किया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों के वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। हमारा 63 नंबर प्रश्न है,
मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1959, 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956 और चौथा है 1 सितंबर 1951। सही आंसर बताइए, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? चलिए आंसर देखिए। सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956, ये सी नंबर। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। बहुत अच्छा कलेक्शन बनाया गया है, एकदम दमदार, सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया, आप देख ही रहे हैं। तो जो भी दरोगा मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें एक प्रमाण मिल रहा है उस किताब के बारे में। वीडियो के स्टार्टिंग में जो है उस किताब का, जिस किताब का एक कंटेंट है, वो कवर आपको दिखाई देगा। थंबनेल पे भी इसका फ़ोटो दिखाई देगा। तो जैसे ही मौका मिले तो आप इस किताब से बचिएगा नहीं, वंचित नहीं रहिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है 64 नंबर, ठीक है। बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, पंजाब। आंसर दीजिए। तो बाउल गायन बंगाल का एक लोक रूप है, ठीक है, बंगाल का। तो बी आंसर। पंडवानी छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। लोक नृत्य होना चाहिए, लोक रूप लोक नृत्य। राउफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। गरबा लोक नृत्य गुजरात में प्रचलित है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य शैली है। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो हाँ, लोक नृत्य होना चाहिए, ठीक है, रूप नहीं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है? पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। सही आंसर बताइए। सिनेगॉग धर्म का पूजा स्थल, सिनेगॉग यहूदी धर्म का पूजा स्थल है, ठीक है। यहूदी धर्म का धार्मिक पुस्तक तोराह है। पारसी धर्म का पूजा स्थल अग्नि मंदिर तथा जैन अवस्था धार्मिक पुस्तक है। ईसाई धर्म का पूजा स्थल चर्च है तथा बाइबिल धार्मिक पुस्तक है। इस्लाम धर्म का पूजा स्थल मस्जिद है तथा कुरान धार्मिक ग्रंथ है। सिख धर्म का पूजा स्थल गुरुद्वारा है तथा गुरु ग्रंथ साहिब धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म का पूजा स्थल मंदिर है तथा रामायण व महाभारत धार्मिक ग्रंथ है। 66 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र तथा गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार निर्मित किए। बाजार नियंत्रण अधिकारी साहना कहलाता था। व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। अब जो है कौन से असत्य है? जो चारों में से 3 कथन है, तीनों में असत्य को चुनना है। तो आइए चुनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण नीति के तहत खाद्यान्नों, शक्कर, रसोई तेल से लेकर सुई तक तथा आयात किए गए कीमतों, वस्त्रों, घोड़ों, मवेशी तथा गुलामों तक की कीमतें तय कर दी थी। इसके लिए उसने दिल्ली में 3 बाजार निर्मित किए। एक खाद्यान्नों के लिए, दूसरे कीमती वस्त्रों के लिए तथा तीसरा घोड़े, गुलाम तथा मवेशियों के लिए। अतः कथन 1 सत्य है। इन बाजारों को एक उच्च अधिकारी अपने नियंत्रण में रखता था जिसे सहना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सहना। अतः कथन 2 भी सत्य है। सहना अधिकारी ही व्यापारियों की एक
का रखता था, जिसमें सबका लेखा जोखा रहता था तथा दुकानदारों को और कीमतों पर कड़ी निगाह रखता था। ठीक है, तो साना अधिकारी ही व्यापारियों की एक पंजिका रखता था। और हमारा प्रश्न में क्या था? 66 नंबर। व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। तो लेखा जोखा तो रहता था, यानी कि 3 नंबर जो है सत्य है, यानी कि आंसर जो है हमारा 3 होगा। आंसर क्या होगा? आंसर 3 नहीं, ऑप्शन के अनुसार ना केवल 3। हाँ, असत्य चुनना है तो केवल 3 जो है वो असत्य है। ठीक है, 3 जो है असत्य है। इसमें कहा जा रहा है कि व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था, तो ये गलत बात है। लेखा जोखा रहता था, अभी आपने देखा है। ठीक है, हमारा 67 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 5 डेसीबल, लगभग 10 डेसीबल, लगभग 30 डेसीबल, 70 से 80 डेसीबल। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता को डेसीबल में मापते हैं। ध्वनि के स्रोत तीव्रता डेसीबल में, फुसफुसाहट 15 से 20। ठीक है, अच्छा, ध्वनि का मापदंड किया जा रहा है। तो फुसफुसाहट हल्का फुल्का, जिसको बातचीत में हम लोग कहते हैं। साधारण बातचीत को 30 से 60, गुस्से में बातचीत 70 से 80, ट्रक मोटरसाइकिल्स 90 से 95, यंत्र कारखाने 100 से 110, आर्कटेस्ट 110 से 120, जेट विमान 140 से 150। तो सही, अब इसमें क्या पूछा है? डेसिबल में मापते हैं ध्वनि के स्रोत तीव्रता डेसिबल में। तो ये हुए, अच्छा सॉरी, प्रश्न हमारा ऊपर था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर चार्ट हमने दे दिया। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तब कितने ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग में है, तो जब साधारण बातचीत होती है तो 30 से 60, तो आंसर हो गया लगभग 30, सी आंसर। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार हो। तो ये मैथ्स का प्रश्न है, मैं इसे इंटरफेस पे रोक देता हूँ। चलिए, स्क्रीन पे रुका हुआ है, अब आप इसे पढ़ के बनाइए। चलिए, इसका हिंट भी दिखा देता हूँ। ये इसका हिंट है, 6.75 रुपये आंसर आ रहा है। 69 नंबर भी प्रश्न मैथ से है, ये काम वाला प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का है। इसका हिंट ये रहा। 70 नंबर प्रश्न सीरीज है, इसका हिंट ये रहा। चलिए, 71 नंबर प्रश्न है, मौना लोवा उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। 71, मौना लोवा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। मौना लोवा हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी ऊंचाई 4170 मीटर है। इक्वाडोर का कोटापैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर के अस्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली के लेपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बेंजामी यानी रूस माउंट कैमरून तेजानिया सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। विसुवियस भूमध्य सागर, फ्यूजियामा जापान, सेंट हेलेना USA, क्राकाटोवा सुंडा जलडमरू मध्य प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। म्यांमार का पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो, हवाई द्वीप का
बोना लोवा मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है 72 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है? चिनूक, फॉन, हरमटन, सिराको। चिनूक पवन को हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है। चिनूक पवन उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलती है। फॉन पवन यूरोप के अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे चलती है। यह पवन गर्म एवं शुष्क पवन है जो शीत ऋतु में चलती है। स्विट्जरलैंड में फॉन पवन को जलवायु मरुद्यान क्लाइमेट वेरेसिस के नाम से जाना जाता है। सिराको पवन इटली में चलती है जो इटली में रक्त की वर्षा लाती है। हरमटन पवन जाड़े के दिनों में अफ्रीका महादेश में गिनी तट की और सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में चलती है। इस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी गिनी तट के लोग पुकारते हैं। 73 नंबर प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। बलबन के शासन में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सही आंसर है मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। चंगेज खां का मागबरनी का पीछा करते करते भारत आया था। चंगेज खां मागबरनी का पीछा करते करते भारत आया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था को सुधार करते हुए उन्होंने शुद्ध अरबी पद्धति को 2 सिक्का, टंका एवं जित्तल का प्रारंभ किया। टंका चांदी का सिक्का था जबकि जित्तल तांबा का सिक्का था। हमारा अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु अंगद, गुरु रामदास। आंसर है गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा किया गया था। गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना है जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। अंगद ने लंगर व्यवस्था को भी सुचारू रूप से प्रचलित किया था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे। चौथे गुरु रामदास थे जिन्हें अकबर ने अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन दान में दिया था। और हमारा 75 नंबर प्रश्न मैथ से प्रश्न है, लाभ हानि का प्रश्न है। तो चलिए इसे बनाइए और ये इसका हिंट है, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, कोल पत्थर के कोयले से, चारकोल यानी लकड़ी के कोयले से, डीजल मिट्टी के तेल से, CNG से, ठीक है। फ्लाई ऐश कोल के दहन उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से
उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधित रोग होते हैं। यह पौधों के पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। 77 नंबर प्रश्न है हमारा, ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 भारतीय 77 नंबर प्रश्न, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वन और वृक्ष कितने प्रतिशत हैं? 24.39, 21.67, 24.56, 25.72। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश कुल वन और वृक्ष 24.56% है। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है। 78 नंबर प्रश्न है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? M श्री रामचंद्रन, BR अम्बेडकर, के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। इन्हें 1966 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया। कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार 1976 में दिया गया। M श्री रामचंद्रन मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार 1988 में दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मरणोपरांत भारत रत्न 1990 में दिया गया। और ये हमारा जो है रेंज डाटा की रेंज ज्ञात करना है, ये मैथ का प्रश्न है 79 नंबर से बनाइए। इसका हिंट ये रहा। हमारा 80 नंबर प्रश्न है, लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? वर्षा के जल से, समुद्र के जल से, आसुत जल से, नदी के जल से। लोहा जल या हवा की मौजूदगी में जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जंग बनता है। जंग लोहे के संरक्षण में अहम भूमिका निभाती है। ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है उससे, जैसे समुद्री जल में, लोहे में शीघ्र जंग लग जाती है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक ऑक्साइड होता है। 81 नंबर प्रश्न, बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ब्रोमीन जल। बेयर का अभिकर्मक क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का आणविक सूत्र H2O2 है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। वांडर वाल्स बलों द्वारा, धात्विक आबंध द्वारा, आयनीय आबंध द्वारा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाने के लिए वांडर वाल्स बलों का प्रयोग होता है। वांडर वाल बल एक क्षीण स्वभाव का असंयोजी रासायनिक बंध होता है। योहानेस डिटरिक वांडर वाल्स नामक वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम वांडर वाल बल पड़ा। ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक है। ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यह कार्बन का अपरूप होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अभिनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया,
नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम नाभिकीय अनियंत्रित संलयन क्रिया पर आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर एवं अन्य अमेरिकी वैज्ञानिकों ने वर्ष 1952 में बनाया। संलयन अभिक्रिया बहुत तीव्र चाल से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिकों का संलयन होता है और बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 84 नंबर प्रश्न है, एस्पिरिन साधारण नाम है सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसिलेट का, मैथिल सैलिसिलेट का, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का। एस्पिरिन साधारण नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसिलिक अम्ल का एसिटिक एनहाइड्राइड और ग्लाइसल एसिटिक अम्ल के मिश्रण द्वारा एसिटिलीकरण करने पे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन बनता है। एस्पिरिन का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। एस्पिरिन का आविष्कार डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन ने किया। हमारा अगला प्रश्न है 85, प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैसिपियन, विटियस, एरेकिस हाइजोपिया, ओलियम सीपिया। प्याज का वैज्ञानिक नाम ओलियम सीपिया है। कपास का वैज्ञानिक नाम गैसिपियम है। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम एरेकिस हाइजोपिया है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम विटियस है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लागा है। मक्का का वैज्ञानिक नाम जियामेज है। धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजेया सैटिवाट है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवियम है। मदर का वैज्ञानिक नाम पीसम सेटिवियम है। टमाटर का वैज्ञानिक नाम लाइकोप्रेसिकन एस्कुलेटम है। 86 नंबर प्रश्न हमारा रीजनिंग से है। चलिए अब इसे आप बनाइए, ये इसका आंसर है। सुमेलित कीजिए संवैधानिक संशोधन, ठीक है। 18वां संशोधन अधिनियम, 22वां संशोधन अधिनियम, 55वां संशोधन अधिनियम, 56वां संशोधन अधिनियम। और इधर कहाँ कहाँ हुआ है, राज्यों का दर्जा दिया हुआ है, हरियाणा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ठीक है। 18वां संशोधन अधिनियम हरियाणा, 22वां मेघालय, 55वां अरुणाचल प्रदेश, 56वां गोवा। मैथ्स का प्रश्न है 88 नंबर, इसे बनाइए, ये इसका हिंट है। एटी 89 नंबर प्रश्न, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1980, 81, 82, 84। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण वर्ष 1982 में शुरू किया गया था। सर्वप्रथम सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी को प्रसारित किया गया। निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोटकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल। प्रश्नगत विकल्पों में द्रव हाइड्रोजन
को रॉकेट प्रणोदक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन और मिट्टी का तेल इस हेतु प्रयोग होता है। ठीक है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट से गैस अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है, जो रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करता है। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? एकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। पिक्लोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेलाक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। थर्मोक्लाइन किसी जल या वायु निकाय में गहराई के साथ तीव्र तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। 92 नंबर है, सुमेलित करने के लिए है। प्रकंद, स्कंदकंद, शल्ककंद, धनकंद, लहसुन, जिमीकंद, सूरन, अदरक, आलू। ठीक है, इसे मिलाप करना है। प्रकंद, अदरक, स्तंभकंद, आलू, शल्ककंद, लहसुन, धनकंद, जिमीकंद, सूरन। ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल। ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक मध्य के विषय में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्रवाई को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सादृश्य है, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता। 94 नंबर प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, 167। संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात कही गई है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 165 में राज्य की महाधिवक्ता की चर्चा किया गया है। 95 नंबर प्रश्न है मैथ का, और ये रहा उसका हिंट। छियानवे नंबर प्रश्न है भी रीजनिंग का है, और ये उसका हिंट रहा। 97 नंबर प्रश्न मैथ का है और उसका ये हिंट है। 98 नंबर प्रश्न देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का
अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया और अब कंपनी को चीन एवं भारतीय चाय के व्यापार को छोड़कर शेष सभी व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया। 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 99 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला है। सूची 1 में विश्व के द्वीप हैं और सूची 2 में स्वामित्व वाला देश है। एल्यूसियन द्वीप, बियर द्वीप, ग्रीनलैंड, फ्रेंच जोसेफ द्वीप, दूसरी तरफ रूस, डेनमार्क, नॉर्वे, यूएसए। सही मिलाप इस प्रकार है, विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाला देश। एल्यूसियन द्वीप यूएसए, बियर द्वीप नॉर्वे, ग्रीनलैंड डेनमार्क, फ्रेंच जोसेफ द्वीप रूस में। अंतिम प्रश्न 100वां प्रश्न, महावेली गंगा एक नदी है, बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका की, नेपाल की। सही आंसर बताइए। चलिए, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी 335 किलोमीटर नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, श्रीलंका की। तो इस प्रकार से हमने सेट 7 का अभ्यास किया है आज, जो कि रहमान सर की किताब का है, सेट 7 है और इस चैनल ज्वाइन स्टडी सर्किल पे है। हम लोग इसका अभ्यास किए हैं, तो आप लोग इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि वाकई में ये स्टडी सर्किल साबित हो, फ़ायदेमंद स्टडी सर्किल साबित हो, ज्वाइन स्टडी सर्किल। तो इसे प्यार कैसे देना है ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, इस पर लंबा मुझे कुछ बात कहने की ज़रूरत नहीं है, बस प्यार दें। मुझे आशा है कि आप ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 8 में। धन्यवाद।